Good morning students, how are you? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था झांसी की रानी कविता, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि रानी लक्ष्मीबाई की चरित्र की विशेषताओं के बारे में और उनके बचपन के बारे में हमने पढ़ा था कि बचपन में रानी लक्ष्मीबाई को कौन कौन सी चीज़ों का शौक था, कैसे खेल खेलती थी, किस तरह से उनका रहन सहन था, कैसे लोगों के साथ वो रहती थी। इन सब के बारे में हमने स्टार्टिंग के 3 पैराग्राफ्स में पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन के बाद जो उनका जीवन काल शुरू हुआ था, उनकी शादी होकर के वो कहाँ गई थी, झांसी में गई थी, किन के साथ उनकी शादी हुई थी, किन परिस्थितियों में वो रही थी, कैसा उन्होंने वहां पे जाके व्यवहार किया था, उन सब बातों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं कविता पर। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई, झांसी में सुभट बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री हमें ये कह रही है कि रानी लक्ष्मीबाई की शादी जो थी वो कहाँ पे हुई थी, झांसी में हुई थी। तो अब उनके बचपन के बाद हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई थी। वैभव के साथ सगाई का मतलब है कि जो रानी लक्ष्मीबाई के पति थे राव गंगाधर, वो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, बहुत ही धन दौलत रखने वाले व्यक्ति थे, वैभवशाली व्यक्ति थे। और रानी जो थी वो बहुत पराक्रमी थी। इसलिए अब वीरता किसका प्रतीक है, रानी लक्ष्मीबाई का, और वैभव किसका प्रतीक है, राव गंगाधर का। तो अब कवयित्री कहती है कि वीरता की वैभव के साथ सगाई हुई थी झांसी में, कि अब जो रानी है, जो वीरता का प्रतीक है, उसकी किसके साथ सगाई हुई थी, राव गंगाधर के साथ सगाई हुई थी, जो वैभव के प्रतीक हैं। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। अब जो जिसका बचपन का नाम क्या था, मनुबाई था, अब वो शादी के बाद रानी लक्ष्मीबाई बन करके झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। और जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई झांसी में रानी बन करके आई, तो राजमहल में बधाइयां बजने लगी, लोग मंगलगान करने लगे, रानी का भव्य स्वागत हुआ और लोगों में खुशियों की लहर छा गई। सुभट बुंदेलों की विरुद्धावली वह आई झांसी में। जिस प्रकार से जो सुभट होते हैं, अच्छे पराक्रमी बहादुर, बुंदेलों की जो बुंदेलखंड के जो पराक्रमी बहादुर लोग हैं, उनकी प्रशंसा जिस प्रकार से होती थी, उसी प्रकार से रानी की प्रशंसा हुई और वह झांसी में आई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। और उन दोनों की जोड़ी को देख करके कवयित्री ने इतनी सुंदर उपमा दी है कि रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर तिलक की जोड़ी को देख करके ऐसा लगता है कि मानो चित्रा ने अर्जुन को पाया। जैसे चित्रा ने अर्जुन को प्राप्त किया था, उसी प्रकार से, और जिस प्रकार से जैसे शिव को मिली भवानी थी, जैसे चित्रा का अर्जुन के साथ मेल हुआ था और शिव का भवानी के साथ मेल हुआ था,
उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई का किसके साथ मेल हुआ था भाई? राव गंगाधर के साथ रानी लक्ष्मीबाई का मेल हुआ था। तो कवयित्री का कहने का भाव है कि युवा होने पर रानी लक्ष्मीबाई की शादी कहाँ हो गई थी भाई? झांसी में हो गई थी और राव गंगाधर के साथ हुई थी। इस विवाह में ऐसा लगा मानो वीरता जो है, वीरता का प्रतीक कौन है? लक्ष्मीबाई। और धन दौलत का प्रतीक कौन है? राव गंगाधर तिलक, राव गंगाधर। तो इन पंक्तियों से ऐसा लगता है कि जो वीरता है और वैभव है उन दोनों का मेल हो गया है। वीरता किसका प्रतीक है? रानी लक्ष्मीबाई का। और वैभव किसका प्रतीक है भाई? राजा गंगाधर तिलक का। तो गंगाधर का और दोनों का मेल कैसा मेल है भाई? वीरता और वैभव का मेल है। धन दौलत अर्थात राजा राव गंगाधर जो थे वो बहुत ही धनी व्यक्ति थे। लक्ष्मी विवाह के बाद झांसी में आई तो राजमहल में खूब मंगल गीत गाए गए, खूब बधाइयां बटी और खुशियों की लहर छा गई। लक्ष्मीबाई की यश गाथा एक नई कड़ी बनकर के झांसी में आ गई थी। अब जो लोग थे वहां के वो लक्ष्मीबाई के यशोगान करने लगे थे। इनके विवाह को देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो चित्रा ने अर्जुन को प्राप्त कर लिया है और भवानी ने शिव को प्राप्त कर लिया है। लक्ष्मीबाई और राजा राव गंगाधर का मिलन जो था वो बहुत ही अद्भुत था। यह कहानी हमें बुंदेलखंड के गायकों के द्वारा सुनने को मिलती है, ऐसा कवयित्री ने बताया है। तो इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं, कुछ शब्दार्थ हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वैभव शब्द होता है, इसका अर्थ क्या होता है भाई? सुख और समृद्धि। वैभव। वैभव का अर्थ है सुख, समृद्धि। दूसरा शब्द है ब्याह। क्या होता है? विवाह। ये तो आप समझते होंगे। ब्याह का अर्थ क्या होता है? विवाह। बधाई क्या होता है? मंगल गीत। बधाई क्या होता है? मंगल गीत। इसके बाद है आपका सुभट, वीर योद्धा। तो कुछ शब्द है ये, जैसे वैभव का अर्थ होता है सुख, समृद्धि। दूसरा शब्द है आपका बड़ाई, जिसका अर्थ होता है मंगल गीत। सुभट का अर्थ होता है वीर योद्धा। विरुद्धावली होता है वीरों की यश गाथा या बड़ाई करना। उदित, आगे वाले शब्द उसमें आएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगले बंद में है उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या हुआ भाई कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो शादी होकर के कहाँ आ जाती हैं? झांसी में आ जाती हैं।
और झांसी राज्य में रानी का बहुत ही जोरदार भव्य स्वागत होता है और पूरे राज दरबार में, महलों में खुशियां छा जाती हैं। सारा राज दरबार जो है वो प्रसन्न हो जाता है। उदित हुआ सौभाग्य, उदित मतलब उगना, सौभाग्य अच्छी किस्मत, कि जैसे ही रानी झांसी में आई तो लोगों का या उस झांसी राज्य का जो सौभाग्य था वो वहां पे सौभाग्य का सूरज उदय हो गया। अर्थात वहां के लोग जो हैं वो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली या अच्छी किस्मत वाले मानने लगे। मुदित महलों में उजियाली छाई, और जो महल थे वहां पे बहुत ही प्रसन्नता थी और खुशियों का उजाला वहां पे छा गया था। किस वजह से भाई? रानी लक्ष्मीबाई के आने से। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, लेकिन जो समय की गति है वो इसके साथ साथ ही रानी के जीवन में दुखों को घेर लाई। काली घटा यहाँ किसका प्रतीक है भाई? दुखों का। जो बुरे दिन थे, रानी का जो बुरा समय था वो भी इसके इन खुशियों के साथ साथ ही आ गया था। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, जो काल की गति थी, जो समय की गति थी, उसे तीर चलाने वाले हाथों में कर क्या होते हैं? हाथ। तीर मतलब तीर कमान चलाने वाले हाथों में उसे चूड़ियां अच्छी कैसे लगी? अर्थात जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई। हमारे समाज में क्या होता है कि जिस औरत का पति मर जाता है उसे चूड़ियां पहनने का, सुहाग के मतलब श्रृंगार करने का उसे कोई राइट नहीं होता है। मतलब उसे विधवा समझा जाता है, तो विधवा श्रृंगार नहीं करती है। इसलिए ये बातें कही हैं कि जो रानी के हाथ तीर चलाने वाले थे तो विधाता को, ईश्वर को भी यही मंजूर था कि उन तलवारों में, उन हाथों में तो तलवार ही अच्छी लगती है, उनमें चूड़ियां अच्छी नहीं लगती। इसलिए ईश्वर ने उनके पति को उनसे अलग करके, उनके पति के मर जाने के बाद उनके श्रृंगार की जो चूड़ियां थी वो भी उनसे छीन ली। अर्थात उनके पति की मौत हो गई। रानी विधवा हुई है। अब रानी विधवा हुई, बहुत दुख की बात है कि रानी छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई, यानी कि जवानी में ही उनके पति का देहांत हो गया। विधि को भी नहीं दया आई। विधि मतलब विधाता, ईश्वर को भी इस पर दया नहीं आई कि उनकी मतलब अभी कुछ दिन ही उसकी शादी को हुए थे कि उनके पति का देहांत हो गया। तो स्त्री के लिए बहुत बड़ा दुख होता है जब जवान अवस्था में उसका पति मर जाता है। तो कवयित्री ने कहा है कि रानी की ऐसी दशा पर उस ईश्वर को भी जरा सी भी दया नहीं आई कि उनकी शादी के तुरंत बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। निसंतान मरे राजा जी। अब राजा जो थे वो, उनकी कोई संतान भी नहीं हुई थी क्योंकि उनकी शादी को बहुत कम दिन हुए थे, उनको कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। उससे पहले ही राजा चल बसे थे। मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। रानी को कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा भी चल बसे थे तो रानी शोक में डूब गई थी। रानी को बहुत अधिक दुख हुआ था और वो शोक से उभर नहीं पा रही थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं, जो यशगान करने वाले लोग हैं, उनके मुंह से हमने ये सुना था कि रानी के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, इसलिए रानी शोक में डूबी हुई थी। उनके पति की मृत्यु हो गई थी, ऊपर से उनको कोई संतान भी नहीं थी, कोई सहारा भी नहीं था। तो इस सदमे को रानी सहन नहीं कर पा रही थी और वो शोक में डूबी हुई थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। काल गति क्या होती है भाई? समय की गति, मृत्यु का चक्कर, कि मौत का जो चक्कर था वो उसकी खुशियों के साथ साथ ही आ गया था। काली घटा यहाँ किसका प्रतीक है? काली घटा विपत्ति का समय, मुसीबत का समय। विधवा, जिसका पति मर गया हो, ऐसी स्त्री क्या होती है? विधवा।
विधि, विधि किसे कहा गया है? भाग्य को, कि भाग्य को भी ऐसा अच्छा नहीं लगा, भाग्य को भी उस पर दया नहीं आई। निसंतान, बिना संतान के, जिसकी कोई संतान नहीं हो। शोक समानी, शोक में डूबी हुई, शोक में डूबा हुआ जो होता है उसे क्या कहते हैं? शोक समानी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हमने पढ़ा कि रानी लक्ष्मीबाई की शादी के बाद ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और कुछ दिन बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी, उनकी कोई संतान भी नहीं थी। तो रानी इस सदमे को सहन नहीं कर पा रही थी और वो शोक में डूबी हुई थी। तो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि उस समय जो था वो लॉर्ड डलहौजी का शासन था हमारे इंडिया में। तो उस समय एक पॉलिसी होती थी कि जिस राज्य का राजा मर जाता है और उसकी कोई संतान या उसका कोई वारिस नहीं होता है तो उसका जो राज्य है उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अधीन कर लेती थी। वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या हो जाता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल वहां पे हो जाता था, शासन वहां पे हो जाता था। तो इस अनहोनी का फायदा उठा करके, इस घटना का फायदा उठा करके जो लॉर्ड डलहौजी था उसने झांसी पर क्या कर दिया भाई? आक्रमण कर दिया और अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। तो वहां से रानी लक्ष्मीबाई का जो युद्ध जीवन काल है, युद्ध का जो जीवन काल है वो वहां से स्टार्ट होता है। राव गंगाधर की मृत्यु के बाद जैसे ही अंग्रेजी सरकार ने उनके राज्य को हड़पने की कोशिश की तो उस राज्य को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था भाई? अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। अब यहाँ से उसका जो लड़ाई का जीवन काल है वो स्टार्ट होता है। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब क्या हुआ कि बुझा दीप झांसी का, तब झांसी का दीप कैसे बुझ गया? क्योंकि झांसी के जो राजा थे उनका क्या हो गया भाई? देहावसान हो गया, देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो जिस राज्य का राजा मर जाता है वहां पे दीप बुझने का अर्थ क्या होता है भाई? वहां का उजाला, वहां की खुशियां समाप्त हो जाना और वहां पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ना, रोशनी समाप्त होने का। दीप बुझने का अर्थ क्या होता है? खुशियों का अंत हो जाना, क्योंकि जहां का राजा मर जाता है वहां की पब्लिक क्या हो जाती है? फिर लावारिस हो जाती है। तो राजा की मृत्यु के बाद जैसे ही राजा की मृत्यु हुई तो राव डलहौजी को मन में बड़ी खुशी हुई कि हाँ भाई एक राजा और मर गया, उसकी कोई संतान नहीं है, तो झांसी का राज्य भी अब हमारा होने वाला है। इससे लॉर्ड डलहौजी था वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। हर्षाया का अर्थ क्या होता है? खुश होना, प्रसन्न होना। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। अब उसने इस राज्य को हड़पने का अच्छा मौका पा लिया था, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई थी और रानी राजा की मृत्यु के शोक में डूबी हुई थी, तो वो कुछ कर नहीं सकती थी। तो तुरंत लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया भाई? झांसी राज्य पे आक्रमण कर दिया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। फौरन मतलब तुरंत। तो उसी समय लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि झांसी पर अपनी फौजें झांसी के किले पर भेज दी और वहां पे जाकर के अपना ब्रिटिश राज्य का झंडा फहरा दिया कि अब ये राज्य हमारा हो गया है। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। और जो झांसी राज्य लावारिस हो गया था, जिसका राजा मर गया था, अब उसका वारिस बनकर, वारिस क्या होता है भाई? उसका हकदार बन करके, अब उसका हकदार बन करके जो ब्रिटिश शासक था वो झांसी में आ गया था कि अब ये झांसी राज्य हमारा हो गया, क्योंकि इसके राजा जो हैं वो मर चुके हैं। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अब जिस रानी की आंखों में अश्रुपूर्ण क्या होता है? आंसुओं से भरी हुई, आंसुओं से भरी हुई आंखों वाली उस रानी ने देखा कि अब तो ये झांसी है, ये वीरानी होने वाली, अर्थात दूसरों के हाथों में जाने वाली थी।
बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के जो यशोगान करने वाले हैं उनके मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि जो झांसी की रानी थी वो मर्दानी थी और वो पुरुषों की तरह लड़ाई लड़ने वाली स्त्री थी। तो इसमें आए हुए शब्द भी मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे कि बुझा दीप, निराशा में डूबना, कि वहां पे सब जगह निराशा छा गई थी। हर्षाया शब्द का अर्थ क्या होता है? खुश होना, प्रसन्न होना। हड़प करने का, गैर कानूनी तरीके से किसी चीज के ऊपर अधिकार कर लेना, ये क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? हड़पना। अवसर क्या होता है? मौका। फौरन क्या होता है? तुरंत या तत्काल। इसके कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे उजियाली छाई। उजियाली छाई का अर्थ होता है प्रकाश छाना। काली घटा, काली घटा किसका प्रतीक है? यहाँ पे विपत्ति का प्रतीक है। कालगति, कालगति किसका प्रतीक है भाई? मृत्यु का चक्कर, यानी कि मृत्यु का जो चक्कर था वो भी रानी का उसकी शादी के साथ साथ ही उसके पीछे पड़ गया था। कर मीन्स होता है हाथ। विधवा क्या होता है भाई? जिस स्त्री का पति मर गया हो वो। विधि, विधि का अर्थ क्या होता है? भाग्य। निसंतान, निसंतान का अर्थ होता है जिसकी कोई संतान ना हो। तो अब क्या हुआ भाई कि राजा के मरने के बाद झांसी में क्या हो गया था भाई? दुखों का अंधकार छा गया था और लॉर्ड डलहौजी ने झांसी राज्य को लावारिस समझ करके उस पर क्या कर दिया था? अपना अधिकार जमाने के लिए उसके वहां के किलों पर आक्रमण कर दिया था। और जिससे जब रानी शोक में डूबी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे, तो उसने देखा, सोचा कि अब तो झांसी उसके हाथ से जा रही है, अब तो झांसी वीरान हो रही है, कि अंग्रेजी सरकार का आधिपत्य उस पर हो जाएगा। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो झांसी के लोगों पर शासन करेगी और उनकी स्वतंत्रता छिन जाएगी। तो इस प्रकार से जब रानी ने ऐसा देखा तो उन्होंने अंग्रेजी सरकार का सामना किया और लड़ाई के लिए वो तैयार हुई। तो आइए अगले बंद में पढ़ते हैं। अनुने विने नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। अनुने विने क्या होते हैं भाई? किसी से अनुने विनय करना, विनती करना, प्रेम से बातें करना, प्यार से बातें करना, विनती करना, ये सब बातें इस ब्रिटिश शासन को अच्छी नहीं लगती थी। व्यापारी बन दया चाहता था। और जब ये स्टार्टिंग में हमारे भारत देश में आए तो पहले क्या करने के लिए आए थे भाई? ब्रिटिश व्यापार करने के लिए आए थे और हमसे दया की भीख मांग रहे थे कि हम पर दया करके और हमें अपना माल यहाँ पे बेच लेने दो, हमें व्यापार कर लेने दो। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। ये अंग्रेजी जो सरकार थी जब ये भारत में आई, ब्रिटिश रूल जो था वो भारत में जब आया, तो ये भारतीयों से, हमसे भारतीयों से क्या मांग रहा था? दया की भीख मांग रहा था। और आज ये क्या करता है कि हम जब अनुनय विनय करते हैं तो कुछ नहीं सुनता, क्योंकि उस समय क्या हो गया था भाई? पूरे भारत देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हो गया था, हम उनके अधीन हो गए थे। तो वो अब हमारी विनती, अनुनय विनय, प्यार की भाषा कुछ नहीं समझते थे और अपनी मनमानी करते थे। इसलिए कवयित्री ने लिखा है कि ये जो ब्रिटिश रूल था ये अनुनय विनय, प्रेम की भाषा को नहीं समझता था। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। अब डलहौजी ने अपना विस्तार, पैर पसारने का अर्थ क्या है? यहाँ पे विस्तार कर लेना, और विस्तार करके उन्होंने सोचा कि अब तो काया पलट गई, अब तो हमारा पूरे भारत पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, और जो राजा और नवाब थे उन सब लोगों को भी उन्होंने अपने पैरों से ठुकरा दिया। वो राजाओं या नवाबों की किसी की भी इज्जत नहीं करते थे।
रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी। रानी जो थी वो क्या बन गई, रानी से दासी बन गई थी। और बनी यह दासी अब महारानी थी। और जो ब्रिटिश सरकार जो कभी हमारी दास हुआ करती थी, जो कभी हमसे भीख मांगने के लिए आई थी व्यापार की, अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कभी दासी होती थी वो आज क्या बन गई थी, वही महारानी बन गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। हमने तो बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह यही कहानी सुनी थी कि जो झांसी की रानी है वो बहुत ही बहादुरी से लड़ी है। ये कविता काफी बड़ी है बेटा। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं आज हम, फिर बाकी बची हुई का एक वीडियो और बनाते हैं। तो कवयित्री ने बताया है कि जो ब्रिटिश सरकार है वो अनुनय विनय की भाषा को नहीं समझती थी, क्योंकि उन्होंने अपना क्रूर रूल फॉलो कर हमारे ऊपर लागू कर दिए थे और हम भारतीयों की स्वतंत्रता छिन गई थी। हम अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकते थे। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। अब ब्रिटिश सरकार ने कहां कहां पे अपना विस्तार किया, उन सब के बारे में कवियत्री हमें बताना चाहती है कि छिनी राजधानी दिल्ली की जो राजधानी थी वो भी हमारे हाथों से निकल गई थी। उस पर भी किसका अधिकार हो गया था, भाई अंग्रेजी शासन का अधिकार हो गया था। लिया लखनऊ बातों बात। और उसके तुरंत बाद जैसे ही दिल्ली पर अधिकार हुआ, उसके तुरंत बाद ही लखनऊ को भी ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। और जो बिठूर नामक जगह है, बिठूर का जो शासन था, वहां के पेशवा होते थे उस समय के प्रधानमंत्री, रियासतों के जो प्रधान होते थे, मंत्री होते थे, प्रधानमंत्री, उन सब को भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। और नागपुर में भी उन्होंने घात किया था, नागपुर पे भी आक्रमण करके उसे भी अपने अधीनस्थ कर लिया था। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन विसात। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, इन सब की अब क्या औकात रह गई थी, जब दिल्ली जैसे बड़े राज्य राजधानी पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया था। तो इन सब की भी विसात क्या होती है, औकात, कि इन सब की अब कोई औकात उसके सामने नहीं रही थी। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। जबकि पंजाब, सिंध, ब्रह्मा जो आजकल ब्रह्मा है, ये आपका अलग से कंट्री बन गया ब्रह्मा, उस समय ये क्या था भाई, भारत का ही एक राज्य हुआ करता था। तो इस पर भी पत्थर गिरने शुरू हो गए थे, यानी कि इस पर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था। वज्र निपात का अर्थ होता है पत्थर गिरना, पहाड़ टूटना, पत्थर गिरना। तो यहाँ पे पत्थर गिरने से तात्पर्य क्या, उनके ऊपर पत्थर नहीं डाले थे। पत्थर गिरने का तात्पर्य ये है कि उनके ऊपर भी अधिकार करने लगी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बंगाल, मद्रास आदि राज्यों की भी यही कहानी थी कि उन पर भी अंग्रेजी सरकार ने अपना शासन कर लिया था। इन पंक्तियों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कहां कहां शासन किया, किस तरह से किया, कैसे वहां के राज्यों को छीना, इन सब के बारे में बताया है। कि सबसे पहले दिल्ली पर आक्रमण किया, फिर उसके बाद लखनऊ को अपनाया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि सभी राज्यों पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इन सभी पैराग्राफ को आप दोबारा से पढ़ेंगे। यदि कोई पैराग्राफ आपको समझ नहीं आता है, कोई वर्ड मीनिंग आपको समझ नहीं आता है, तो उसे आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं
उनके बारे में आपको बता देता हूँ। आप वीडियो सुन करके उन कठिन शब्दों का अर्थ अपनी नोटबुक में लिख लेना। कुछ बोर्ड पे लिखे हैं, कुछ बोर्ड पे नहीं भी लिखे गए हैं, उन्हें आप सुन करके जो आपको कठिन लगे उन्हें आप नोटबुक में उतार सकते हो। जैसे कि पहले वाले में आया था आपका अनुनय विनय। अनुनय विनय का अर्थ होता है प्रार्थना। विकट, विकट क्या होता है? अनोखा। फिरंगी, फिरंगी मीन्स क्या होते हैं? अंग्रेज। मायाजाल, मायाजाल क्या होता भी? कोई चाल चलना, षड्यंत्र रचना। पैर पसारना, विस्तार करना। काया पलटना, स्वरूप बदलना। ठुकराया, अस्वीकार किया, अस्वीकार करना। दासी, दासी क्या होती है? नौकरानी। घात क्या होता है? हमला करना। कर्नाटक एक राज्य का नाम है। विसात, विसात क्या होती है भाई? औकात। औकात मतलब कैपेसिटी की, क्या पावर, ताकत, शक्ति, सामर्थ्य। वज्रपात, वज्रपात का अर्थ होता, वज्रनिपात, वज्रनिपात का अर्थ होता है पत्थर गिरना, पहाड़ टूटना, यानी कि संकट, मुसीबत आना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। बेटा इन सभी वर्ड्स मीनिंग को कुछ मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं और कुछ मैंने ओरली आपको बताए हैं, उन्हें आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।